Students, today in business studies lecture we are going to start a chapter number 4 of business studies, that is a business services. Business services means, firstly the meaning of services means service sector include commercial firms engaged in the banking, communication, transportation, insurance and warehousing etc. सर्विसेज क्या है कि सर्विसेज एक कमर्शियल सेक्टर होता है जो कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम डील नहीं करते। सर्विसेज का मेन होता है कि हमने सेवाएं पर दूसरों को देनी है, अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरों को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल कि हम सलून में जाते हैं, सलून वाले क्या कहते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक वो कटिंग कर रहे हैं या शेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू देयर कस्टमर। सो सर्विस सेक्टर क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करके ही बेनिफिट्स अर्न करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज की इसमें बात की है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस. So these are the different types of the services. The service sector constitutes the basic infrastructure in which which is a must for smooth flow of the business activities. क्योंकि सर्विसेज क्यों ज़रूरी है, सर्विसेज इसलिए ज़रूरी है ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है अपना वर्क अच्छे से कर सके, उनका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली फ्लो कर सकें. इन द रिसेंट पास्ट the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. पूरी recent time में जो है एग्रीकल्चर और बाकी इंडस्ट्री सेक्टर से जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं. A variety of services are available to meet the change of economy and the requirement of investors. The significance of service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of business. क्या आजकल जो बिजनेस में है वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा, सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हो रही है. इवन बाकी इंडस्ट्री सेक्टर से और एग्रीकल्चर सेक्टर से इसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा है. नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की इसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज में आ जाता है कि ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस के स्मूथ वर्किंग के लिए प्रोवाइड की जाती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन की. ऐसी सर्विसेज जो अपने हमारे बिजनेस के स्मूथ फ्लो के लिए प्रोवाइड की जाती हैं. दो सर्विसेज आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज. सेकेंड वन इज द सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशियर ऑफ द सोसाइटी. ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या NPOs, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनका अपना कोई बेनिफिट नहीं होता पर ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ऐसी सर्विसेज को कहा जाता है सोशल सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसा हमें पता है कि कोरोना का ट्रेंड चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी NGOs जो है लोगों को घर घर पे खाना पहुंचा रहे हैं. जो those who are unable to earn money, those who are incapable to earn their livelihoods, people goes to their home and provide foods, eatables to them, and they also provide money, basic medicines to them. That's why they can earn they can live their life, or they can परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़ रेगुलरली, जिससे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए. जो गरीब लोग हैं जो अर्न नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, उन लोग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, रहने खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो जो NGOs के लोग क्या कर रहे थे, वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो घर घर तक जाके खाना प्रोवाइड कर सके, अपने पैसे प्रोवाइड कर सके, बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो. थर्ड वन इज़ अ पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज क्या होती हैं, ऐसी सर्विसेज दो सर्विसेज विच डायरेक्टली प्रोवाइड टू द कस्टमर्स एंड विच कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द सर्विसेज कैन बी चेंज फ्रॉम कस्टमर टू द कस्टमर. कस्टमर के चेंज होने के साथ जैसे नेचर ऑफ सर्विसेज भी चेंज हो जाते हैं, उसे कहते हैं पर्सनल सर्विसेज. इसमें हम बात कर सकते हैं ट्यूशन सर्विसेज की, टीचिंग सर्विसेज की, सलून सर्विसेज की. ये सभी सर्विसेज इसमें पर्सनल सर्विसेज में आएंगी. इसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ जो जैसा कस्टमर के चेंज होने के साथ सर्विस देने का तरीका भी वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट इज द इंटेंजिबल.
सर्विसेज क्या इंटेंजिबल हैं, जैसा कि गुड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर सर्विसेज क्या होती है, वो इंटेंजिबल होती है, दिस कैन बी सीन और टच्ड। इन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना ही इन्हें छुआ जा सकता है। वी कैन ओनली फील द सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम। एक पर्सन जो है उसे सिर्फ फील कर सकता है। अब जैसे आपने एलसीडी लगवाई है, एलसीडी क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। आप घर पे एलसीडी ले आए, पर एक पर्सन आके उसे आपके घर पे इंस्टॉल करके जाता है, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जाता है, या उसकी जो वायर वगैरह वो लगा के जाता है, पर वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं आपको दे रहा, सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप फील कर सकते हो, जिससे आप टीवी देखने में या एलसीडी देखने में आपको हेल्पफुल है। देन दैट इज नॉन है इंटेंजिबल सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, टीवी या एलसीडी घर पे लेके आ रहे हो, तो वो टेंजिबल है, वो गुड है। और सर्विसेज क्या है, जो एक पर्सन आके जो उसे इंस्टॉल करता है, एलसीडी को इंस्टॉल कर दिया आपके घर पे, या उसके रिगार्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया, आपको बता रहा है कि इसका रिमोट कैसे चलता है या उसको हमने कैसे यूज़ करना है, तो वो क्या सर्विसेज। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिफोर टेकिंग इट। हम उसे कंज्यूम सर्विसेज को कंज्यूम किए बिना ये नहीं बता सकते कि सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है। One can find out the quality only after experiencing it. So supplier must try to offer good quality services to customers so that they demand them again after experiencing them. So ये एक सप्लायर को चाहिए कि अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे ताकि कस्टमर उसकी बार बार डिमांड करें। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ होमोजेनिटी। अब सर्विसेज क्या है, होमोजीनियस नहीं होती, मतलब सेम नहीं होती, हर कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विसेज जो है वो चेंज होती जाती है। बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिफरेंट कस्टमर्स आर डिफरेंट। अलग अलग कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है अपनी कंपनी से वो अलग होती है। सपोज कि आप कहीं स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, आप चाहते हो कि टीचर जो है वो इन शॉर्ट में आपको सारा समझा दे, पर एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि टीचर जो है उसे सारा डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग उसे एक्सप्लेन करे। तो ये डिपेंड करता है। सो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सर्विसेज क्या है, अलग हैं। सो हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ होमोजेनिटी, सर्विसेज जो है वो सेम नहीं होती, हर पर्सन हर कस्टमर के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ सर्विस जो है वो चेंज होता जाता है। नो रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंट्री। अब इसमें सर्विसेज में किसी भी तरह के इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती, इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मतलब हम कहें कि अब सलून है, सलून वालों को किसी तरह का स्टॉक इकट्ठा करना पड़ता है, या फिर टीचर को किसी तरह का स्टॉक इकट्ठा करना पड़ रहा है, नहीं। सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी तरह का स्टॉक इकट्ठा, इन्वेंट्री इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि जब भी वो सर्विस दे रहे हैं, अगर तो जितने रिक्वायरमेंट है उतने कस्टमर्स उसकी सर्विस अवेल कर रहे हैं तो उसे बेनिफिट होगा। अगर कम कस्टमर से अवेल कर रहे हैं तो उसे लॉसेस के चांस रहते हैं। इन्वेंट्री किसी तरह का कोई ख़राब नहीं होता, पर कम कस्टमर्स या हद से ज़्यादा कस्टमर्स अगर एक टाइम पे सर्विसेज अवेल करें तो उसकी वजह से उसे लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं सिनेमा हॉल्स की। अब सिनेमा हॉल है, अगर सर्विस दे रहे हैं, आपको मूवी दिखा रहे हैं, अगर वहाँ पे सिटिंग प्लान जो है वो 100 पर्सनस का है, 100 कस्टमर्स का है, तो वहाँ पे सिर्फ 40 कस्टमर जाके सिनेमा देख रहे हैं एक टाइम पे, तो क्या होगा, वो जो 60 सीट्स खाली है, पर उन्होंने क्योंकि मूवी तो लगाएंगे, अगर 40 कस्टमर्स आ रहे हैं तो भी मूवी लगाएंगे, अगर 50 आ रहे हैं तो भी मूवी लगाएंगे, अगर 2 कस्टमर्स भी आ रहे हैं तो भी वो मूवी लगाएंगे। अब अगर उनका हाफ सिनेमा हॉल जो है वो खाली है तो इसकी वजह से उन्हें क्या होगा, लॉस होगा। पर उन्हें इन्होंने किसी भी तरह की इन्वेंट्री जो है वो रिक्वायर नहीं की, उन्होंने ज़रूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी उन्हें इन्वेंट्री ना रखने पे भी उसका लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अब जो टीचर है वो उसकी सर्विसेज, अब कॉमर्स का टीचर है तो कॉमर्स जो कॉमर्स का टीचर ही पढ़ा सकता है। अगर हम किसी और टीचर को कहें, साइंस के टीचर को कहें कि आप कॉमर्स पढ़ा दो, या एसएसटी के टीचर को कहें कि आप कॉमर्स पढ़ा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पढ़ा देंगे पर मे बी वो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना कर पाएँ। सो अपना इंटरेस्ट जो है, अपने बेनिफिट जो वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट इज अ कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। अब ये नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर अकेला ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो एसेंशियल। अब जैसे हम एग्जांपल ले कि एक टीचर है, टीचर अपनी सर्विसेज देता जा रहा है, पर आगे कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, स्टूडेंट कोई वहाँ पे बैठे ही नहीं है, तो टीचर के सर्विस प्रोवाइड करने का कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं किसी को। टीचर अकेला बैठ के लेक्चर दे रहा है, पर अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर टीचर के लेक्चर देने का क्या बेनिफिट है। सो स्टूडेंट्स की, कस्टमर की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, तभी कि सर्विस प्रोवाइडर को बेनिफिट मिलेगा, सर्विस प्रोवाइड करने का कोई मतलब हो। नेक्स्ट इज बैंकिंग। अब जो बिजनेस सर्विसेज है, हमने यहाँ पर बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट हमने किया था बिजनेस सर्विसेज।
अब बिजनेस सर्विसेज में मैंने आपको बताया था 5 तरह की सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। अब सबसे पहले हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करेंगे जो कि बिजनेस सर्विसेज की एक टाइप है। सो फर्स्ट वन इज अ बैंकिंग सर्विसेज। बैंक क्या होते हैं? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द इंटेंशन ऑफ लेंडिंग। बैंकिंग क्या है? जो कि डिपॉजिट्स, मतलब कि लोगों से पैसा, जो लोगों के पास अपनी सेविंग्स होती है और वो जाके अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। और क्यों एक्सेप्ट करता है? ताकि फर्दर वो हाई रेट पे दूसरों को लेंड कर सके, जिनको ज़रूरत है उन्हें वो उधार दे सके। बैंकिंग इसको हम इस वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंड to industry or trade. Bank is not merely a money lender. A bank lends what it borrows from other. A bank is a buyer or a seller of money. अब बैंक क्या है? बैंक क्या लोगों से पैसा लेता भी है और लोगों को उधार देता भी है। और बैंक के पास अपने पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, जो जितना लोगों से लेता है उसी को ही घुमा फिरा के दूसरे लोगों को वो प्रोवाइड कर देता है। जिनके पास पैसे हैं उनसे वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है, जिनको लोन की ज़रूरत है उन्हें वो लोन प्रोवाइड कर देता है। अब फिर बैंकिंग का क्या फ़ायदा, उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? ये काम करके, लोगों से पैसा लेके लोगों को उधार देके उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? A bank earns a margin of profit by lending money which it borrows. अब बैंक को क्या प्रॉफिट होता है? बैंक जो है एक प्रॉफिट अर्न करता है, एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अर्न करता है। सपोज कि मैं एक बैंक हूँ, मैंने ए पर्सन से पैसे लिए, ठीक है, उसने अपने पैसे जो है मेरे पास सेव किए, तो मैंने उसे इन रिटर्न 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। अब वो मुझे पैसे दे रहा है यूज़ करने के लिए, तो मैंने उसे क्या करना है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम कहते हैं कि उधार के ऊपर जो कर्जा है, कर्जे के ऊपर जो हम ऋण देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है? 5%। अब आगे कोई पर्सन, बी पर्सन है, वो मुझसे आके उधार ले जाता है। अब बैंक ने किसी और पर्सन को लेंड कर दिए पैसे, तो फिर उस पर क्या है? मैं 5% के बजाय उसे 6 या 7% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगी। और वो जो डिफरेंस है, मैंने अगर 7% चार्ज किया है और 5% मैंने दूसरे पर्सन को देना है, तो इस दोनों में जो 2% का वो जो चार्ज है, वो 2% मेरी इनकम हो जाएगी, बैंकिंग की इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब बैंकिंग में डिपॉजिट्स जो है वो 5 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे हम बैंक में जाके एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट व्हेन एवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट व्हेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल। एक पर्सन जो है बैंक में जाके एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फर्स्ट टाइप है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जाके खोलवाता है, जैसे हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। वहाँ पे जब भी उसके पास पैसे आते हैं वहाँ पे डिपॉजिट करवा देता है और जब उसे ज़रूरत होती है वहाँ से निकलवा लेता है। डिपॉजिटर इज इशूड अ चेकबुक एंड अ पासबुक। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक। अब जो डिपॉजिटर है, जो एक पर्सन है जिसने अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे जाके उसे एक चेकबुक इशू की जाती है और एक पासबुक इशू की जाती है। चेकबुक क्या होती है? जिसके थ्रू वो पैसे निकलवा सकता है। और पासबुक क्या है? जहाँ पे वो एंट्रीज करवाता है, रिकॉर्ड रखता है कि उसने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, कितने पैसे जो है उसने विड्रॉ करवाए हैं। सो पासबुक में उस सभी की एंट्रीज जो है वो की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का, वो जनरली जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उससे कम होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इज करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम करंट अकाउंट भी कहते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय द बिजनेसमैन। करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है वो मोस्टली बिजनेस फर्म्स द्वारा या बिजनेसमैन की तरफ से ही ओपन करवाए जाते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन एवर डिजायर्ड। अगेन इसमें क्या है कि वो अपने इच्छा से पैसे जमा और विड्रॉ करवा सकते हैं। विड्रॉल्स ऑलवेज मेड बाय चेक। इसमें मोस्टली जो विड्रॉल्स है वो चेक के द्वारा किए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। इसमें ये नहीं है, अब जैसे हमने सेविंग डिपॉजिट में बात की थी, जितने उसने जमा करवाए हैं पैसे उतने ही वो पैसे निकाल सकते हैं। पर करंट अकाउंट में एक उनकी लिमिट बनाई जाती है कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, जिसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। या फिर कह लो कि करंट डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू वो लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। और ये सिर्फ करंट डिपॉजिट अकाउंट में ही अवेलेबल है, इसीलिए ये अकाउंट बिजनेसमैन के द्वारा ही खोले जाते हैं।
नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रेडर सम सर्विस चार्जेस इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। इसमें पैसे डिपॉजिट करवाने पे, जमा करवाने पे, सेव अपने एक्स्ट्रा पैसे वो जमा करवाने पे किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे नहीं किया जाता। उल्टा बैंक वाले जो अपनी सर्विसेज देने के लिए उससे बैंक के जो चार्जेस हैं वो विड्रॉ कर मतलब कट अकाउंट में से कट कर लिए जाते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, फोर्टनाइट, मंथ, शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। और जो इसकी स्टेटमेंट है वो अकाउंट होल्डर को पहुंचाई जाती है, जो भी उसने अवेल की हुई है सर्विसेज, जो भी उसने डिसाइड किया कि हर हफ्ते उसे डिटेल चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, या फोर्टनाइट 15 दिनों बाद चाहिए, या मंथ के एंड में चाहिए, जो भी उसने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे स्टेटमेंट जो वो प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड वन इज़ अ रिक्योरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी भी कहते हैं, आरडी अकाउंट। द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, से ₹100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। The amount together with interest is repaid on maturity. The rate of interest on recurring deposit is higher than that on the saving account. अब recurring deposit क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें एक फिक्स अमाउंट हर मंथ जो है वो डिपॉजिट की जाती है। एक ऐसा अकाउंट जिसमें जैसा हम कह लें कि मैंने एक आरडी ओपन करवाई है, आरडी अकाउंट ओपन करवाया, जिसमें ₹1000 या ₹100 जो है हर महीने डिपॉजिट करवाने हैं मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम 1 ईयर का ले लेते हैं। 1 साल तक हर महीने ₹1000 मैंने उसमें डिपॉजिट करवाने हैं। और 1 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, मतलब जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, 12 महीने का हो गया, ₹12,000 प्लस उस पर जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लगा लेते हैं कि ₹500 उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सारा टोटल करके आता है। तो मैच्योरिटी पे मुझे ₹12,500 जो है उसका मैच्योरिटी पे मिल जाएंगी। सो आरडी अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसा हर मंथ के बाद जो है उसमें डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड के लिए, और मैच्योरिटी के बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो सारे पैसे मिल जाते हैं। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा होता है, मतलब हमें इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज़ द एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब एफडी के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, मे बी आप में से काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स हैं, आपके नाम की एफडी करवाई भी हो। मोस्टली पेरेंट्स करवाते भी अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एफडीज करवा लेते हैं। सो दैट इज़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर। अब एफडी क्या है? एफडी क्या है कि जब भी उसके एक्सपायरी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है सिंगल, जब एफडी हम करवा रहे हैं, सपोज कि हमने ₹1,00,000 एफडी करवाने में डिपॉजिट करवाए हैं, और जब भी उसकी मैच्योरिटी होती है, जब भी एफडी ख़त्म होती है, जब जितनी भी टाइम पीरियड के लिए हमने एफडी करवाई है, चाहे वो 6 महीने के लिए, साल के लिए, 6 साल के, 10 साल के लिए, तो उसके एक्सपायरी के बाद वो पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए हम एफडी करवाते हैं उतना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है। द बैंक इशूज आर रिसिप्ट टू डिपॉजिटर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। कह रहे कि एक बैंक जो हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसके रिटर्न पे हमें एक रिसिप्ट दे देता है, एक स्लिप दे देता है, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी कहते हैं, और या फिर हम उसे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट भी कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज़ हाईएस्ट। जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बाकी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ अ मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट क्या होता है? सो अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन टू द डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इसमें क्या है कि दो ऐसे दूसरे अकाउंट्स के साथ ही, जैसा कि एक अकाउंट, दिस अकाउंट ऑफर्स अ मल्टीपल, इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए जाते हैं डिपॉजिटर्स को। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट of fixed deposit. When the amount is deposit exceed a particular limit, then automatically the amount gets transferred into the fixed deposit. कह रहे कि इसमें क्या है कि हम 2 या 3 सर्विसेज का, जैसे 2 या 3 अकाउंट्स का आपको बेनिफिट मिलता है। सपोज़ कि मैंने मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट रखी है ₹5,00,000। ठीक है कि ₹5,00,000 से ऊपर जब भी मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो वो पैसों की जितने, सपोज ₹1,000 एक्सीड कर रहा है या ₹10,000 एक्सीड कर रहा है, तो उसकी एफडी हो जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में चले जाए।
मतलब अगर मेरा कभी भी 5 लाख से ऊपर मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं तो उसकी जितने भी पैसे एक्सेस होते हैं तो उसकी एक एफडी हो जाएगी। वो टाइम पीरियड जो है उसका एफडी का फिक्स पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है कि 6 मंथ्स की हमने एफडी करानी है, 3 मंथ्स की हमने एफडी करानी है। तो मल्टीपल ऑप्शन में क्या है कि आप सेविंग अकाउंट कम एफडी करवा रहे हो या सेविंग करंट अकाउंट कम एफडी करवा रहे हो या करंट अकाउंट कम आरडी करवा रहे हो, जो भी से आपने 2 या 3 अकाउंट सेव किए हुए हैं उसी के आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ द सर्विसेज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहले हमने किया टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, किस किस तरह के डिपॉजिट अकाउंट से, टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, और नेक्स्ट है कि कौन बैंक्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट वन इज़ अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? दिस इज़ अ चेक ड्रॉन। अब हमने ड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, जो जिनका मतलब बैंकिंग से थोड़ा बहुत लिंक है, तो उन्होंने ड्राफ्ट जो है वो बहुत नॉर्मल सा एक स्लिप होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। दिस इज़ अ चेक drawn by one bank against the funds deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. अब ये एक स्लिप होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो एक बैंक द्वारा इशू की जाती है और दूसरे बैंक को भेजी जाती है, जिसमें दूसरे बैंक ने क्या करना है, उस पर्टिकुलर बैंक के इस इंडिविजुअल के बेसिस पे पेमेंट करनी होती है। छोड़ो इसे। ड्राफ्ट क्या है? एक स्लिप है, ठीक है। स्लिप में क्या है, अगर सपोज कि मैंने ड्राफ्ट बनाया है, मैंने पीएनबी बैंक से ड्राफ्ट बनवाया हुआ है और मेरा अकाउंट जो है वो एचडीएफसी बैंक में है, तो एचडीएफसी बैंक जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है वो पीएनबी बैंक का बनाया है, अकाउंट मेरा एचडीएफसी बैंक में है। तो इस केस में एचडीएफसी बैंक जो है वो बाउंड है कि मेरा जो मैंने ड्राफ्ट बनाया उसकी पेमेंट करे पीएनबी बैंक को। क्लियर है? It is a financial instrument through which money can be remitted from one person to the another person. अब मैंने जो ड्राफ्ट बनाया था वो पीएनबी बैंक का बनाया था। पीएनबी बैंक, उस ड्राफ्ट में मैंने जिस पर्सन का भी नाम लिखा है, सपोज मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है या मैंने मिस्टर एक्स का नाम लिखा है, तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बॉन्ड होगा मेरे अकाउंट से उतने पैसे निकाल के मिस्टर एक्स के अकाउंट जो कि पीएनबी बैंक में अकाउंट है उसे देने के लिए। सो बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जो है निकाल के दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग अ रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। और ये बैंक ड्राफ्ट हम कब बना सकते हैं? जब हम अपने उस अकाउंट में या उस बैंक में उतने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। अगर सपोज कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है और हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो सॉरी, वो ड्राफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो उस ड्राफ्ट को हम नहीं बना सकते। A bank also charge some commission for issuing bank draft. अब बैंक, क्योंकि ये बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक इसके लिए चार्जेस जो है वो चार्ज करेगा, मतलब फीस जो है वो चार्ज करेगा। सेकंड इज अ बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, इसे पे ऑर्डर भी कहा जाता है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द थर्ड पार्टी। अब चेक क्या है? चेक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम किसी को भी अपने अकाउंट से चेक इशू कर देते हैं, अपने साइन के, और किसी को हम अमाउंट फिल करके चेक इशू कर देते हैं। तो इस केस में बैंक जो है वो बॉन्ड हो जाता है कि हमने इस पर्सन को, जो थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स के नाम पे हमने चेक काटा है, तो वो चेक के पैसे जितनी भी अमाउंट उसमें फिल की है, अगर वो हमारे अकाउंट में है तो वो मिस्टर एक्स को पे करें। Such orders are normally acknowledged by bank which provides a guarantee that the payment will be made. एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होता है कि हाँ, ये आपको एक पेमेंट का भरोसा दिया जाता है कि ये पेमेंट आपको मिल जाएगी। अब आप अगर बिजनेस फैमिली से हैं या किसी भी फील्ड से हैं, अगर आपको कोई चेक प्रोवाइड कर रहा है तो हमें ये किसी क्या लेते हैं, नियर टू कैश फॉर्म। इसे हम किसी भी टाइम पे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत है तो हम वो चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, इन रिटर्न हमें उसी सेम टाइम पे या विद इन 1 day और 2 days जो है हमें उसकी पेमेंट मिल जाती है। It is a kind of bank draft which is payable within the terms, so it can be called a local bank draft.
द कमीशन चार्ज। अब इस पर क्या है कि इस पर कमीशन भी चार्ज की जाती है। अगर लोकल है तो इसे लोकल बैंक ड्राफ्ट कहा जाएगा, अगर ये अदर स्टेट पे भेजा जा रहा है तो इसे लोकल नहीं कहा जाएगा। देन थर्ड वन इज़ अ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मीन्स कि जब, अब हमने यहाँ पे बात की थी करंट डिपॉजिट में कि कस्टमर जो बिजनेसमैन है वो ओवरड्राफ्ट भी करवा सकता है। मतलब सपोज कि उसने लिमिट करवाई हुई है 20 लाख की। एक कस्टमर है जिसने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है बैंक में, तो उसने 20 लाख की लिमिट रखी हुई है। मतलब कि अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो अप टू 20 लाख जो है बैंक से लोन ले सकता है, अपने अकाउंट से इतने पैसे विड्रॉ करवा सकता है। और क्योंकि वो बैंक उस पर बैंक सर्विसेज दे रहे हैं, तो बैंक उसकी फ़ीस जो है या फिर जो जितना भी पर्सन लोन लेगा या जितने पर्सन ओवरड्राफ्ट करवाएगा उतने पे उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। नेक्स्ट इज़ अ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है? कैश क्रेडिट में होता है कि हम किसी भी चीज़ को गिरवी रख के या किसी भी चीज़ को एज अ सिक्योरिटी रख के बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अपना घर गिरवी रख के या अपने शॉप गिरवी रख के या कोई गोल्ड गिरवी रख के बैंक को एज अ सिक्योरिटी दे के उसके अपोजिट हम कुछ पैसे जैसा 10 लाख 20 लाख जो है हम कैश करवा लेते हैं। मतलब कुछ सिक्योरिटी रख के कुछ चीज़ गिरवी रख के हम उसे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम वो पैसे बैंक को पे करके और अपनी जो भी चीज़ हमने वहाँ पे गिरवी रखी है उसे रिलीज़ करवा लेते हैं। फिफ्थ वन इज़ अ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स। बैंक हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स भी देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स जो अप टू 1 ईयर तक के होते हैं एंड मीडियम टर्म जो 1 to 3 ईयर्स की रेंज के होते हैं। तो बैंक हमें लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन्स। नेक्स्ट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस। बैंक के अब और फंक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस। अंडर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस बैंक परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन क्या होते हैं? ये जो अभी तक हमने बात की थी सर्विसेज की, बैंकिंग जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं, ये क्या पेपर सर्विसेज कि हमें जाते हैं वहाँ से कैश ले आते हैं या फिर चेक देते हैं जिसमें पेपर का यूज़ हो रहा है। अब नेफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस है इसमें पेपर का यूज़ बहुत कम या नहीं होता, तो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन होती हैं। नंबर फर्स्ट इज़ अ नेफ्ट। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अंडर दिस द फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। इसमें क्या है कि डायरेक्टली जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प्स बोथ पार्टीज़ फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग चेक्स, डिपॉजिट चेक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि जो हम करते हैं एक पर्सन चेक इशू करता है, दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, दूसरा पर्सन उसे चेक डिपॉजिट करता है, फिर अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये जो बॉदरिंग मतलब जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं चेक इशू करने में, चेक रिसीव करने में, तो वो चीज़ें सारी कम कर देता है। जो ये बॉदरेशन है उसे रिमूव कर देता है। द की डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस रहने दूँ। सो नेफ्ट क्या हो गया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेम टाइम पे फंड्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं आरटीजीएस, जो इसका फिफ्थ पॉइंट है। आरटीजीएस ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS are funds transfer system where transfer of money or security takes place from one bank to another on a real time and on gross basis। अब इसमें क्या है? इसमें फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक बैंक से दूसरे बैंक में, और सेम टाइम पे मतलब उसी टाइम पे फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। मतलब कि उसी टाइम पे अगर मैंने अभी RTGS करवाई है तो अभी विद इन अ मिनट या विद इन अ 5 मिनट्स जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। और ग्रॉस सेटलमेंट का मीनिंग है ट्रांजेक्शन सेटलमेंट सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग दैम विद एनी अदर ट्रांजेक्शन। मतलब कि सेम टाइम पे जो अगर मैंने अभी कही है, ये नहीं है कि हमने 5-6 ट्रांजेक्शन्स की वेट करनी है फिर RTGS बैंक वाले कराएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक ट्रांजेक्शन आई है तो उसी टाइम वो ट्रांजेक्शन कर दी जाती है। वंस प्रोसेस्ड पेमेंट एंड फाइनल इज इररिकवरेबल। अगर एक बार ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गई तो उसे दोबारा से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। सपोज कि हमने गलत अकाउंट डाल दिया और बैंक ने उसे प्रोसेस कर दिया तो उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। अब नेफ्ट और RTGS में डिफरेंस क्या है? द की डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS इज़
that RTGS is on gross settlement basis whereas NEFT is a net settlement basis. जो RTGS है ये उसी टाइम हो जाती है, नेफ्ट जो है नेफ्ट को एक दिन तकरीबन लग जाता है. The minimum transaction value of RTGS is 2 lakh, whereas there is no minimum value of NEFT. RTGS मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपए या उससे अबव अमाउंट की होती है, जबकि नेफ्ट की मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं होती, वो 1 रुपये से भी शुरू हो जाती है. RTGS facilities are available over 72,000 branches, where NEFT is available in 75 branches of bank. जो RTGS है वो 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है और नेफ्ट जो है वो 75 ब्रांचेस में अवेलेबल है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ नेफ्ट एंड RTGS. थर्ड वन इज ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ATM जो कि हम बहुत कॉमनली हम सब जानते हैं. ATM में हम क्या करते हैं, एक कार्ड हमें इशू होता है और उसे हम ATM मशीन में डालते हैं, अपना पिन भरते हैं, जितनी अमाउंट हमें चाहिए उसमें लिखते हैं और हमें उतने पैसे अगर हमारे अकाउंट में अवेलेबल हैं तो हमें उतने पैसे जो है वो मिल जाते हैं. अ पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बैंक. In bank is known as teller. The ATM refers to the mechanical and automatic teller which can do a teller's job 24 hours a day at less than half the cost of human tellers. The use of ATMs to entrust a plastic card in the machine and enter your identification code. If the code matches, the machine responds by giving cash and taking deposit, etc. अब ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, एक पर्सन जो बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता है या उसे निकलवाता है उसे कहा जाता है टेलर. और ATM क्या है, एक मैकेनिकल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें एक पर्सन क्या है कार्ड डिपॉजिट करवाता है, कार्ड देता है, पिन आइडेंटिफिकेशन कोड जो है पिन उसे एंटर करते हैं और जितने अगर पिन मैच कर गया तो ATM कार्ड से आपको अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे. अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो ATM के थ्रू आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो. ये तो हम बहुत ही कॉमन है, हम सभी ने एक्चुअली रेगुलर हम इसे यूज़ करते हैं. हमें पता है कि दिन रात ATM मशीन जो है वो ओपन रहते हैं, किसी भी टाइम आप से पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ डेबिट कार्ड्स. डेबिट कार्ड्स क्या होता है, इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफर्ड to account holders to make payment up to the amount of credit balance in their account. Generally, the point of sale terminals are located which are electronically tied to the bank computer. When the customer presents the debit card, the point of sale terminal automatically transfer money from the customer's bank account to the store's account. अब इसमें क्या है, डेबिट कार्ड क्या होता है कि जितने भी पैसे हमने उसमें डिपॉजिट किए हुए हैं डेबिट कार्ड में, जितने भी रखे हुए हैं, जितने भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट में, कहने का मतलब जितने भी हमने पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हुए हैं या अकाउंट में हमारे जितने भी पैसे हैं उतने पैसों तक की हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. सपोज़ कि मैंने मॉल में जाके शॉपिंग की है, 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग की है और मेरे अकाउंट में लकीली 15,000 रुपीज़ है, तो मैंने क्या करना है, अपना डेबिट कार्ड देना है, वहाँ पे अपना पिन एंटर किया तो मेरे अकाउंट से वो 10,000 रुपीज़ डायरेक्टली कस्टमर शॉपकीपर के अकाउंट में चले जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट. क्रेडिट कार्ड क्या है कि एक तरह का बैंक अकाउंट है जिसमें किसी भी तरह का बैलेंस नहीं है, बट इट प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ अमाउंट जो है वो लोन पे दे देते हैं. मोस्ट इसके जो टाइम पीरियड है 45 डेज़ होता है. ये भी एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें जो हम जो है इंसर्ट करते हैं और जितने पैसे की हमारी ट्रांजैक्शन होती है उतने पैसे वो सीधा स्टोर के अकाउंट में चले जाते हैं. और सपोज़ कि अगेन 10,000 रुपीज़ की हमने ट्रांजैक्शन की है तो वो 10,000 रुपीज़ हमें कुछ टाइम पीरियड में जो है उस पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज़ द लास्ट पॉइंट, ई कैश. ई कैश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कह सकते हैं कि जिसमें हम कैश अपने हाथ में नहीं पकड़ते बल्कि सीधा डायरेक्ट बैंक टू बैंक जो है इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. जैसा कि आजकल चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, भीम ऐप चल रही है और भी कई इस तरह की ऐप्स चल रही है कि हमें कैश जो है ऑन द स्पॉट एक जगह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर हमें अपने हाथ में किसी भी तरह की कैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. हम अपने हाथ में कोई कैश नहीं रख ले बल्कि मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू अपने कैश की ट्रांसफ़र जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं.
इसे डिजिटल कैश भी कहा जाता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक वे से कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी पेमेंट करते हैं, चाहे वो हम पर्सनल कंप्यूटर से अपने पीसी से कर रहे हैं, चाहे हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं. सो इट इज़ अ ई कैश ट्रांजेक्शन्स. It's enough for today. In next lecture we can do the types of insurance and the principle of insurance, etc. Firstly, you should need to clear what is the basic meaning of service sector, types of service sector, what are the features, and also you should need to clear what is the banking services. Thank you. Stay home, stay safe.